न्यूजीलैंड के वेलिंगटन और नेल्सन शहरों के बीच एक अत्यंत दुर्गम समुद्री क्षेत्र पड़ता है, जिसका एक हिस्सा फ्रेंच पास के नाम से जाना जाता है। यहाँ समुद्र कई जगहों पर बेहद उथला है और जलधाराओं का प्रवाह काफी तेज है। यहाँ कई छोटे छोटे टापू हैं जो इस पूरे इलाके को एक भूल भुलैया जैसी संरचना प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर ये जगह ऐसी है जो जहाजों के आवागमन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सन 1827 में एक फ्रेंच एडमिरल इस इलाके में अपना जहाज लेकर घुस गया था और नतीजा वही हुआ जो होना था। तेज जल प्रवाह और उन भूल भुलैया वाले टापुओं के बीच सकरे रास्तों में भटकते हुए उसका जहाज एक चट्टान से टकराकर फंस गया। इसके बाद उस एडमिरल ने घोषित किया कि इस इलाके में कोई न जाए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। इस घटना के बाद 60 साल तक उस इलाके से कोई जहाज नहीं गुजरा। लेकिन सन 1888 में एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसी फ्रेंच पास में जहाजों का आवागमन दिन रात शुरू हो गया। तो आखिर 1888 में ऐसा क्या हुआ जो उस दुर्गम रास्ते पर एकदम से जहाज आने जाने लगे? क्या वहां की भौगोलिक समस्याएं खत्म हो गईं? क्या वहां पर कोई सुगम रास्ता खोज लिया गया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंच पास तो जैसा था वैसा ही बना रहा, लेकिन उस दुर्गम इलाके में जहाजों का आवागमन जिसने शुरू करवा दिया वो थी एक मछली, एक डॉल्फिन मछली। साल 1888 की बात है। फ्रेंच पास के मुहाने से गुजर रही एक स्टीमर बोट पर सवार कुछ लोगों का ध्यान एक मछली ने आकृष्ट किया। ये एक नर डॉल्फिन मछली थी जो करीब 4 मीटर लंबी थी। ये मछली बोट के आगे आगे पानी में गोते लगाते हुए उसके साथ साथ ही आगे बढ़ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह मछली बोट को एस्कॉर्ट कर रही हो, जैसे किसी वीआईपी काफिले के आगे पायलट वाहन चलता है। बोट के कैप्टन ने सोचा इस मछली का शिकार किया जाए, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया जो उसके साथ ही बोट पर मौजूद थी। उसे मछली का व्यवहार काफी अजीब लग रहा था क्योंकि आमतौर पर मछलियां ऐसा नहीं करती हैं। उस मछली ने बोट में सवार सभी लोगों के मन में अपने प्रति कौतूहल जगा दिया। अब समुद्र में जाने वाले नाविक दुस्साहसी तो होते ही हैं, इसीलिए अपना कौतूहल शांत करने के लिए उन्होंने अपनी बोट उस मछली के पीछे लगा दी। मछली आगे आगे चलते हुए उसी फ्रेंच पास में घुस गई जिसमें कोई भी जहाज या बोट जाने से बचते थे। लेकिन इन नाविकों ने अपनी बोट नहीं रोकी, वे भी उसके पीछे पीछे चलते ही गए। फ्रेंच पास के टेढ़े मेढ़े सकरे रास्तों में मछली आगे आगे और बोट पीछे पीछे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से न तो उनके रास्ते में कोई अवरोध आया और न ही उनकी बोट किसी चट्टान से टकराई, जैसा कि उस फ्रेंच पास के बारे में मशहूर था। करीब 8 मील चलने के बाद जब उस टापुओं के जंगल से निकलकर वे खुले समुद्र में पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये वही जगह थी जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। उस जगह पर उन्हें छोड़कर मछली वापस उसी रास्ते पर चली गई जिधर से आई थी। बोट पर सवार नाविकों के लिए ये काफी हैरान करने वाला अनुभव था। उन्होंने एक मछली के सहारे उस फ्रेंच पास को पार कर लिया था जिसमें घुसने की वे कभी सोचते भी नहीं थे। उन्होंने अपना ये अनुभव वेलिंगटन से नेल्सन आने जाने वाले अन्य नाविकों को भी सुनाया। उनकी कहानी सुनकर अन्य नाविकों ने भी अपनी यात्रा के दौरान उस डॉल्फिन मछली को नोटिस किया और उसके पीछे पीछे चलकर उस खतरनाक रास्ते को आसानी से पार कर लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वह मछली उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों और नौकाओं की स्वयंभू गाइड बन गई। वेलिंगटन से आने वाले जहाजों को वह मछली एक खास जगह पर मिलती थी जिसका नाम था पेलोरूस साउंड। इसीलिए नाविकों ने उस डॉल्फिन का नाम रख दिया पेलोरूस जैक। जैक किसी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी की तरह अपनी नियत जगह पर हमेशा जहाजों का इंतजार करती हुई मिलती, मानो किसी ने उसकी ड्यूटी लगा रखी हो। यदि वो अपनी जगह पर नहीं होती तो नाविकों के लिए इसका मतलब होता कि वह किसी जहाज के साथ फ्रेंच पास के भीतर गई हुई है। ऐसी स्थिति में उसके लौटने का इंतजार किया जाता। उधर से भी वो नेल्सन की ओर से आने वाले किसी न किसी जहाज या बोट को साथ ला रही होती। जैक आखिर ऐसा क्यों करती थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि जहाज के चलने से जो धनुषाकार लहर उठती थी उसमें गोते लगाने में उसे आनंद आता था। लेकिन यदि ऐसा था तो अन्य मछलियां ऐसा क्यों नहीं करती थीं? और फिर उसके साथ जाने वाले जहाज हमेशा उस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित कैसे निकल जाते थे? इन सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर किसी के पास नहीं था। खैर, जैक का जहाजों के साथ आने जाने का कार्यक्रम नित्य प्रति चलने लगा और धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। देखते ही देखते वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अब तो लोग सिर्फ उसे देखने के लिए फ्रेंच पास की यात्रा पर आने लगे।
सुप्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन भी एक बार पेलोरूस जैक को देखने के लिए फ्रेंच पास की यात्रा पर गए। सन 1904 में एक बार जैक SS पेंगुइन नाम के एक जहाज को रास्ता दिखा रही थी। तभी उस जहाज पर सवार एक सिरफिरे ने उसके ऊपर गोली चला दी। सौभाग्य से जैक बच गई, लेकिन उस सिरफिरे को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय तक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए वह व्यक्ति तो छूट गया, लेकिन इस घटना से सबक लेकर एक कानून का जन्म हुआ जिसमें पेलोरूस जैक और उसकी प्रजाति की किसी भी मछली को मारना गैर कानूनी बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अपने ऊपर जानलेवा हमले के बाद पेलोरूस जैक ने फिर कभी SS पेंगुइन नाम के उस जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्रा के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पेलोरूस जैक का फ्रेंच पास से गुजरने वाले जहाजों को पायलट करने का ये सिलसिला 24 सालों तक यूं ही चलता रहा। आखिर सन 1912 की अप्रैल के एक दिन जहाज उसका इंतजार करते रहे, मगर वह दिखाई नहीं दी। उस अथाह समुद्र में वह न जाने कहां गायब हो गई। फिर तो उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने कहा उसे मार दिया गया है, तो किसी ने कहा कि उसकी प्राकृतिक मौत हो गई है। जैक के साथ वास्तविकता में क्या हुआ ये तो कभी पता नहीं चल सका, लेकिन 1888 से लेकर 1912 तक के इन 24 सालों में वह दुनिया में इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि उसके गायब होने की खबरें केवल न्यूजीलैंड ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों में भी छपी। उसके सम्मान में गीत लिखे गए जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। नेल्सन शहर से चलने वाली एक फेरी सर्विस अपने लोगो के रूप में जैक की इमेज को इस्तेमाल करती है। मित्रों, पेलोरूस जैक की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।